सर्टिफिकेट का प्रोविज़न ऐड किया गया है, पहले वो नहीं था। रिवाइज्ड गाइडलाइंस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा एज का प्रमाण चाहिए, एज सर्टिफिकेट। एज प्रूफ के लिए आपके पास या तो आप अपना म्युनिसिपल अथॉरिटी का एज सर्टिफिकेट लगा दीजिए डेट ऑफ बर्थ का, या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया होता है, या तो आपके पास एसएचओ साहब का या पुलिस स्टेशन का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास नहीं हैं, देन फोर्थ ऑप्शन इज़ एज सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल बोर्ड। जो मेडिकल बोर्ड है, यहाँ लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो इससे हमने मैटर टेकअप किया विद चीफ किया है। तो हमें जो ओल्ड एज बेनिफिशरीज़ हैं, जो विडोज़ की बेनिफिशरीज़ की बात करें, उनके लिए हमको एज सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उनकी एज का प्रमाण मिल सके। उसके राशन कार्ड की भी एक राशन व्यवस्था कार्ड का पूरी जो मेन बिल्कुल जो कंसर्न लोगों का राशन कार्ड के रिगार्डिंग है, उसमें फॉर ओल्ड एज पेंशन एज वेल एज वुमेन इन डिस्ट्रेस पेंशन, जिसमें हमारे पास विडोज़ हैं और डाइवोर्सी केसेस भी जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए पीएचएच और एएवाई 2 तरह के राशन कार्ड को मस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। सर, इसमें भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा, और पहले एपीएल और बीपीएल आम लोगों तक पहुंचा था, वो जानकारी थी, लेकिन अब ये जो बदलाव है इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी आप बता दीजिए। देखिए, जो पहले जो एपीएल कैटेगरी से लोग बिलोंग करते थे, तो वो अपना इनकम का प्रूफ लगा के फ्रॉम तहसीलदार कंसर्न उसमें वो अप्लाई कर सकते थे। पर अब गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शंस दी हैं और यहाँ पे गाइडलाइंस में मेंशन किया गया है कैटेगरिकली कि फॉर ओल्ड एज पेंशन एज वेल एज विडो पेंशन, उसके लिए पीएचएच प्रायोरिटी हाउस होल्ड और एएवाई राशन कार्ड, ये दोनों ही राशन कार्ड हैं बीपीएल कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसमें एप्लीकेंट को होना ज़रूरी है। हाँ, इसमें एक जो सुविधा लोगों को दी गई है दिव्यांगजन को, डिसेबल्ड पर्सनस के लिए राशन कार्ड अगर एनपीएचएच भी होगा वो भी वैलिड है। डिसेबल्ड पर्सनस एनपीएचएच राशन कार्ड, पीएचएच राशन कार्ड और एएवाई राशन कार्ड, तीनों तरह के राशन कार्ड के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर, मैंने ऑफिस में आने से पहले भी मुलाकात की कुछ लोगों से, वो कहते हैं कि हमारे पास एपीएल है, तो अब उसके लिए क्या होगा, आगे की व्यवस्था क्या है पेंशन की? देखिए, एपीएल राशन कार्ड होल्डर्स के लिए ऐसा है कि अगर तो वो ओल्ड एज या विडो पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर राशन कार्ड पीएचएच या एएवाई ज़रूरी है। अगर वो डिसेबिलिटी केसेस में फॉल करते हैं तो वहाँ उनका ज़रूरी नहीं है। अब उसके लिए ऐसा है कि जो राशन कार्ड कन्वर्जन के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, एक तहसील लेवल कमेटी है, जिसमें तहसीलदार कंसर्न है, वो चेयरपर्सन है, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मेंबर हैं। अगर तो अर्बन एरिया में वो एप्लीकेंट फॉल करता है तो कंसर्न काउंसलर साहब उसके मेंबर हैं। अगर रूरल एरिया में फॉल करता है तो कंसर्न बीडीओ उसके आपने मेंबर कहा हैं। कि चेंज हो सकता है, लेकिन अगर जैसे आपने कहा कंसर्न तहसीलदार जो है वो इनकम डिसाइड करता है, उसके बाद एपीएल कैटेगरी में फॉल करता है एक व्यक्ति, लेकिन अगर वो इनकम जो है उतनी ही रहती है और वो चेंज नहीं होता है, तो हम माने कि आगे पेंशन जो है उनको नहीं मिलेगी? हाँ, देखिए, आप कह सकते हैं बेसिकली रूल्स में ऐसा लिखा गया है, कहा डायरेक्शंस हमें हैं गाइडलाइंस में कि जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज हैं, जो लोग पेंशन का बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, उनको फिर से अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड पे। jansugam.jk.gov के नाम से पोर्टल है, वहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशंस भी आएंगी। वहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेंशनर्स भी हैं उन्होंने भी अप्लाई करना है, ताकि उनके जो केसेस हैं एग्जिस्टिंग के रीसेंक्शन कर ऐसे सकें। कितनी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए कि ये जो पूरी अव्यवस्था में फॉल कर सकती है, यानी एवाईवाई हो जाए, पीएचएच हो जाए, कोई इनकम सेटअप किया गया है यहाँ देखिए, पर? इसमें इनकम का ऐसा नहीं है, ये सीएपीडी डिपार्टमेंट का प्रेरोगेटिव, उन्होंने देखना है कि किन किन राशन कार्ड होल्डर्स को उन्होंने एनपीएचएस से पीएचएच में कन्वर्ट करना है। पर यहाँ पे जो हाउस होल्ड का हेड जो है, विडो लेडी है या डिसेबल्ड हैं या शेल्टर लेस पीपल हैं या इनकी बहुत मेगर इनकम है, इनकम काफ़ी कम है, जो लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो कमेटी एक डिसाइड करेगी कि 4 मेंबर कमेटी है, जो मैंने पहले भी यानी आपको बोर्ड कहा। होगा एक पूरी तरह जी, से। उसमें तहसील ऑफिसर हैं, तहसीलदार साहब हैं, अर्बन एरिया में एरिया इंस्पेक्टर हैं, रूरल एरिया में तो टीएसओ। कास्ट लिमिट की बात की जा रही है कि कुछ कमी यहाँ पर आई है, एज कम किया गया है विडो जी, के लिए, वो क्या है इसमें? देखिए, जो रिवाइज गाइडलाइंस है हमारी आई प्लस कैटेगरी की, उसमें जो एज का बार था 40 ईयर्स का विडो का, उसको हटा दिया गया है। अब मैरिजेबल एज होनी चाहिए, कोई भी विडो ओवर 18 ईयर्स, अगर वो विडो होगी है, अनफॉर्चुनेटली वो डाइवोर्सी केस है, वो दोनों ही 18 प्लस अगर एज उनकी है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छी रिलीफ गवर्नमेंट ने दी है विडोज और जो विडो है, जो अभी जिनकी रीमैरिज नहीं हो, उनके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, विडोज़ को पेंशन का बेनिफिट अवेल करने के लिए एक नॉन री मैरिज सर्टिफिकेट भी देना है। एक तो डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे अपने हस्बैंड का, उसके बाद वो नॉन री मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। एक्चुअली कई बार देखा गया है कि कोई विडोज़ या ऐसी जो विमेन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस कैटेगरी में जो एप्लीकेंट फॉल करते हैं, कई बार री मैरिज कर लेते हैं, बट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते। फिर हमें वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान चलता है पता कि री मैरिज हो गई है। तो इसको चेक करने के लिए डिपार्टमेंट ने एक नॉन री मैरिज सर्टिफिकेट का प्रोविज़न रखा है फ्रॉम एनी गेस्टेड अफसर। अपने इलाके के किसी भी गेस्टेड अफसर से वो ये सर्टिफिकेट साइन करवा के इसको भी अपलोड करना है। उसके अलावा एक एफिडेविट का मैंने पहले भी जिक्र किया कि एफिडेविट चाहिए हमें कि द एप्लीकेंट इज़ नॉट अवेलिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, किसी और डिपार्टमेंट से कोई पेंशन या सैलरी वो नहीं ले रहे हों।
इसमें पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रखा गया था प्रोविज़न, पर जब डिपार्टमेंट को लगा कि इसमें लोगों को शायद थोड़ी दिक्कत आ रही है तो उन्होंने जुडिशियल कम एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट को भी रख दिया है। अब तहसीलदार साहब के पास जाके भी अपना एफिडेविट वो ले सकते हैं। उसके अलावा डिसेबिलिटी कैटेगरी में फॉर्मेलिटीज सेम है। PHH AAY के अलावा NPHS राशन कार्ड भी रहेगा। उसके अलावा एक UDID कार्ड है। UDID कार्ड जो भी डिसेबल पर्सनस हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको UDID कार्ड होना ज़रूरी है फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ पेंशन। वो अपना स्वावलंबन कार्ड.gov.in पर जाके UDID कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि दिव्यांगजन जब भी अप्लाई करें पेंशन के लिए, इन सब सर्टिफिकेट्स के अलावा UDID कार्ड अपना पक्का लगाएं, क्योंकि वो मैंडेटरी किया है गवर्नमेंट ने। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं वे स्टूडियो। मैं हूं रूहानी। पेंशन व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांगों के लिए हो यानी कि हैंडीकैप के लिए हो, या फिर चाहे वो विडो पेंशन हो। कुछ व्यवस्था है और उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ पूरी तरह से व्यवस्था बदलने की कोशिश की गई है। मेरे साथ मंजीत जी हैं। लगातार अगर हम कहें जन जन तक पहुँचाते रहते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तमाम योजनाओं को। और अभी जो व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं, और जनरल हाउस जब मीटिंग होती है JMC में, वहाँ पर भी इस पर बहुत से सवाल जो है वो कॉर्पोरेटर्स भी उठाते हैं। तो मंजीत जी तहसील ऑफिसर है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो अभी बदलाव देखे जा रहे हो, जो बुजुर्ग लोग हैं काफी ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, उसका समाधान जो है वो डिपार्टमेंट क्या निकाल रहा है। मंजीत जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो बदलाव है इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी मांगी गई है और ये कहा गया ऑनलाइन व्यवस्था पूरी चलाएंगे, तो ये बदलाव कब से शुरू हुए और आगे जाकर किस तरह ये आगे बढ़ने वाले हैं? नमस्कार। जैसे आपने पेंशन स्कीम में बदलाव की बात की, तो इसमें ऐसा है कि जो पेंशन इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है UT गवर्नमेंट की 80+ कैटेगरी की, उसको 1994 के रूल्स गवर्न करते थे स्कीम को। तो रिसेंटली इन द ईयर 2022 में 8 सितंबर को UT गवर्नमेंट ने स्कीम को रिवाइज़ कर दिया है। तो रिस्ट्रक्चरिंग की गई है स्कीम की, काफ़ी सारे नए प्रोविजंस ऐड कर दिए गए हैं। ऑफलाइन मोड से शिफ्ट करके स्कीम को ऑनलाइन मोड पे ले आया है डिपार्टमेंट, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। लोग अपने अपने एरिया से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड की गई हैं। मैं आपके माध्यम से भी लोगों को ये एक मैसेज देना चाहूँगा। कुछ क्लैरिटी कई बार लोगों को नहीं हो पाती। ऑल दो हम अवेयरनेस कैंप्स चला रहे हैं जगह जगह, चाहे रिमोट एरियाज़ की बात करें, चाहे आप अर्बन एरिया की बात करें। डिपार्टमेंट पूरा इसमें कमिटेड है कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जाए और एक अवेयरनेस जो है जनरेट की जाए लोगों में कि क्या क्या न्यू गाइडलाइंस में जो प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें एक पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट का प्रोविज़न ऐड किया गया है। पहले वो नहीं था। रिवाइज्ड गाइडलाइंस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा एज का प्रमाण चाहिए, एज सर्टिफिकेट। एज प्रूफ के लिए आपके पास या तो आप अपना म्यूनसिपल अथॉरिटी का एज सर्टिफिकेट लगा दीजिए डेट ऑफ बर्थ का, या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया होता है, या तो आपके पास SHO साहब का या पुलिस स्टेशन का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा। अगर ये तीन चीज़ें आपके पास नहीं हैं, देन फोर्थ ऑप्शन इज़ एज सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल बोर्ड। जो मेडिकल बोर्ड है, यहाँ लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो इससे हमने मैटर टेकअप किया विद जी। बेसिकली दिव्यांगों के लिए, हैंडीकैप के लिए मेडिकल बोर्ड, ये बुजुर्गों को भी इसमें पूरी तरह से अपने लाने की जी, जैसे आप मेडिकल बोर्ड कह रहे हैं, बेसिकली एज सर्टिफिकेट चाहिए। एज सर्टिफिकेट के खाली एज स्टूडेंट सर्टिफाई करनी है, इस पर्सन की एज कितनी है। जो मेडिकल बोर्ड डिसेबिलिटी का, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। उसमें वो डिसेबिलिटी बोर्ड अलग से बैठता है, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करता है कि डिसेबिलिटी कितने परसेंटेज है और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। तो हमें जो ओल्ड एज बेनिफिशरीज़ हैं, जो विडोज़ की बेनिफिशरीज़ की बात करें, उनके लिए हमको एज सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उनकी एज का प्रमाण मिल सके कि उनकी उम्र तकरीबन कितनी है। इसके लिए जो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना है वो CMO साहब ने कॉन्स्टिट्यूट करना था। तो वी आर थैंकफुल टू CMO जम्मू, उनसे हमने टेकअप किया था मैटर। तो उन्होंने ब्लॉक लेवल पे भी जो बोर्ड है कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, ताकि रिमोट एरियाज़ के जो लोग हैं, जो विलेजेस से दूर दराज से आते हैं, उनको CMO ऑफिस के चक्कर ना लगा पड़े। उसके अलावा उन्होंने सिटी में, अर्बन एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल, 2 जगह जो है मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है फॉर इशूस ऑफ एज सर्टिफिकेट्स। वो खाली एज को सर्टिफाई करेंगे। उसके अलावा जो BMOs, आई थिंक 8 BMOs ब्लॉक मेडिकल ऑफिस हैं यहाँ पर, चाहे आप डंसाल की बात करें, बिश्नाह है, चौकी चौरा है, अखनूर है, मढ़ है, कोट बुलवाल है, इन सब जगह पर जो BMO साहब का ऑफिस है, वहाँ पर उन्होंने मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है और लोग वहाँ जाकर अपना एज सर्टिफिकेट जो है ले सकते हैं। ये आ गया एज सर्टिफिकेट रिगार्डिंग। उसके बाद डोमिसाइल मैंने कहा, उसके राशन कार्ड का जो मेन बिल्कुल जो कंसर्न लोगों का राशन कार्ड के रिगार्डिंग है, उसमें फॉर ओल्ड एज पेंशन एज वेल एज वुमेन इन डिस्ट्रेस पेंशन, जिसमें हमारे पास विडोज़ हैं और डाइवोर्सी केसेस भी जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए PHH और AAY 2 तरह के राशन कार्ड को मस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है।
सर इसमें भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा, और पहले एपीएल और बीपीएल आम लोगों तक पहुंचा था, वो जानकारी थी, लेकिन अब ये जो बदलाव है इसमें क्या डिफरेंस है ये भी आप बता दीजिए। देखिए जी, पहले जो एपीएल कैटेगरी से लोग बिलोंग करते थे तो वो अपना इनकम का प्रूफ लगा के फ्रॉम तहसीलदार कंसर्न उसमें वो अप्लाई कर सकते थे। पर अब गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शंस दी हैं और यहाँ पे गाइडलाइंस में मेंशन किया गया है कैटेगरिकली कि फॉर ओल्ड एज पेंशन एज वेल एज विडो पेंशन, उसके लिए पीएचएच प्रायोरिटी हाउस होल्ड और एएवाई राशन कार्ड, ये दोनों ही राशन कार्ड हैं बीपीएल कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसमें एप्लीकेंट को होना ज़रूरी है। हाँ, इसमें एक जो सुविधा लोगों को दी गई है दिव्यांग जन्स को, डिसेबल्ड पर्सनस के लिए राशन कार्ड अगर एनपीएचएच भी होगा वो भी वैलिड है। डिसेबल्ड पर्सनस एनपीएचएच राशन कार्ड, पीएचएच राशन कार्ड और एएवाई राशन कार्ड, तीनों तरह के राशन कार्ड के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर, मैंने ऑफिस में आने से पहले भी मुलाकात की कुछ लोगों से, वो कहते हैं कि हमारे पास एपीएल है, तो अब उसके लिए क्या होगा, आगे की व्यवस्था क्या है पेंशन की? देखिए, एपीएल राशन कार्ड होल्डर्स के लिए ऐसा है कि अगर तो वो ओल्ड एज या विडो पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर राशन कार्ड पीएचएच या एएवाई ज़रूरी है। अगर वो डिसेबिलिटी केसेस में फॉल करते हैं तो वहाँ उनका ज़रूरी नहीं है। अब उसके लिए ऐसा है कि जो राशन कार्ड कन्वर्जन के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, एक तहसील लेवल कमेटी है जिसमें तहसीलदार कंसर्न है, वो चेयरपर्सन है, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मेंबर हैं। अगर तो अर्बन एरिया में वो एप्लीकेंट फॉल करता है तो कंसर्न काउंसलर साहब उसके मेंबर हैं। अगर रूरल एरिया में फॉल करता है तो कंसर्न बीडीओ उसके आपने मेंबर कहा हैं। कि चेंज हो सकता है, लेकिन अगर जैसे आपने कहा कंसर्न तहसीलदार जो है वो इनकम डिसाइड करता है, उसके बाद एपीएल कैटेगरी में फॉल करता है एक व्यक्ति, लेकिन अगर वो इनकम जो है उतनी ही रहती है और वो चेंज नहीं होता है, तो हम माने कि आगे पेंशन जो है उनको नहीं मिलेगी। हाँ, देखिए, आप कह सकते हैं बेसिकली रूल्स में ऐसा लिखा गया है, कहा डायरेक्शंस हमें हैं गाइडलाइंस में कि जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज हैं, जो लोग पेंशन का बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, उनको फिर से अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड पे। jansugam.jk.gov के नाम से पोर्टल है, वहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशंस भी आएंगी। वहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेंशनर्स भी हैं उन्होंने भी अप्लाई करना है ताकि उनके जो केसेस हैं एग्जिस्टिंग के रीसेंक्शन कर ऐसे सकें। कितनी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए कि ये जो पूरी अव्यवस्था में फॉल कर सकते हैं, यानी एवाईवाई हो जाए, पीएचएच हो जाए, कोई इनकम सेटअप किया गया है यहाँ देखिए, पर? इसमें इनकम का ऐसा सच नहीं है, ये सीएपीडी डिपार्टमेंट का प्रेरोगेटिव। उन्होंने देखना है कि किन किन राशन कार्ड होल्डर्स को उन्होंने एनपीएचएस से पीएचएच में कन्वर्ट करना है। पर यहाँ पे जो हाउस होल्ड का हेड जो है, विडो लेडी है या डिसेबल्ड हैं या शेल्टर लेस पीपल हैं या इनकी बहुत मेगर इनकम है, इनकम काफ़ी कम है, जो लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो कमेटी एक डिसाइड करेगी कि 4 मेंबर कमेटी है, जो मैंने पहले भी आपको बोर्ड कहा। होगा एक पूरी तरह जी, से। उसमें तहसील ऑफिसर हैं, तहसीलदार साहब हैं, अर्बन एरिया में एरिया इंस्पेक्टर हैं, रूरल एरिया में तो टीएसओ काफ़ी लोग यहाँ से ये भी होगा कि जब आप नए सिरे से नई व्यवस्था चलाने की कोशिश करेंगे, काफ़ी लोग निकल जाएंगे यहाँ से। जैसे यहाँ से मैंने इनकम स्लैब की बात की है कि एपीएल के, तो कितना आंकड़ा आपको लगता है कि अब आप पूरा कर पाएंगे आगामी समय में, क्योंकि ये प्रेशर जो है वो बिल्टअप डिपार्टमेंट पे होगा। आप नई व्यवस्था चला रहे हैं, ऑनलाइन व्यवस्था चला रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं बुजुर्ग जो नहीं पहुँच सकते हैं, तो उनके लिए क्या? डिपार्टमेंट की मंशा तो हमेशा रही है कि हर एक जन तक जो डिज़र्व करता है, एलिजिबल है, वहाँ तक बेनिफिट पहुँचे। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिश की है। हम सब ने मिलके और हमारे साथ पीआरआईज मेंबर्स ने और अर्बन लोकल बॉडी के ऑनरेबल काउंसलर साहब ने मिलकर एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड मैनर में हमने एफर्ट्स लगाई थी और सैचुरेशन हमने अचीव की। आप आज की डेट में देखें तो ऑलमोस्ट अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में आपको हर एक एलिजिबल जो केस है, ऑलमोस्ट हर एलिजिबल केस जो है वो पेंशन का बेनिफिट लेता हुआ मिलेगा। तो डिपार्टमेंट कभी नहीं चाहेगा कि लोगों का हार्म हो। हाँ, कोशिश ये है कि इन एलिजिबल लोगों तक ये चीज़ ना पहुँचे। कौन से होंगे जो एलिजिबल नहीं है आपके देखिए, मुताबिक? जो गाइडलाइंस में क्योंकि ये बात भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही असमंजस की स्थिति है कि क्या हम पीएचएच में फॉल करते हैं, एवाईवी में करते हैं, बीपीएल में करते हैं, एपीएल में करते हैं। असमंजस बहुत है, क्लियर कर दीजिए कौन देखिए, fall नहीं करेगा? हमने भी सीएपीडी से टेकअप किया हुआ मैटर। आप देखें, हमारे ऑफिस में भी हमें कोई भी एप्लीकेंट अप्रोच करता है, विडो लेडी अप्रोच करती है, कोई सीनियर सिटीजन अप्रोच करते हैं, उनका राशन कार्ड मान लीजिए एपीएल होता है, हम अपने एंड से भी उनकी फ़ाइल इनिशिएट कर रहे हैं कमेटी को कि ये डिज़र्व करता है, इसका काइंडली जो है मैटर आप टेकअप कीजिए फिर सीएपीडी, ताकि राशन कार्ड कन्वर्ट हो जाए। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। डिपार्टमेंट ने कुछ सोच के डिसाइड किया होगा। शायद गवर्नमेंट की मंशा है कि जेन्युइन लोगों तक, एलिजिबल लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। मे बी इन फ्यूचर उनका पेंशन रिवीजन का भी इशू होगा तो एलिजिबल लोगों को ही मैं मिल आपके पाएगा। अगला सवाल आने वाली थी। लोग 3,000 की उम्मीद कर रहे थे कि बढ़ावा होगा, बढ़ोतरी होगी, यहाँ तो बिल्कुल उस दायरे से निकलने की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट कभी नहीं चाहेगा लोगों को हार्म हो। हम हर जगह टेकअप कर रहे हैं विद अर्बन लोकल बॉडी भी, पीआरआई अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं, लोगों तक जन जन तक जो अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, क्या क्या कोड फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है, लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने में हेल्प भी कर रहे हैं।
तो सर आपका एक बहुत अहम सवाल है। आपने जितने भी मेरे को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स गिनाए हैं, 5 डॉक्यूमेंट्स होंगे, डोमिसाइल है, राशन कार्ड है, कोई एक डॉक्यूमेंट लगाने के बाद ही ये पूरी तरह से सिस्टम में आ जाएगा या सभी लगाने पड़ेंगे? यहाँ से मैं आपके ज़रिए मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि शायद लोग जल्दबाजी में भी कई बार क्या है कि ऐसी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं जो इनकम्प्लीट हैं। जी। जैसे मैं फिर से बात दोहरा देता हूँ अपनी। एज सर्टिफिकेट का प्रूफ, एज का प्रूफ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का, देन एक हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए जो आधार सीडेड हो। ये भी डायरेक्शंस डिपार्टमेंट की हैं कि जिस भी बैंक अकाउंट में डीबीटी मोड से आपको बेनिफिट अवेल करना है किसी गवर्नमेंट स्कीम का, वो अकाउंट आपका आधार सीडेड होना चाहिए। उसके लिए कंसेंट फॉर्म भी लगेगा, वो भी हम लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। कंसेंट फॉर्म फॉर आधार सीडिंग ऑफ बैंक अकाउंट इन विच पेंशन टू बी ट्रांसफर्ड, वो कंसेंट फॉर्म ज़रूरी है। उसके अलावा एफिडेविट चाहिए। देखिए जो सारी स्कीम को चेंज किया गया, शायद इसलिए चेंज किया गया कि एलिजिबल, डिजर्विंग और हर एक तक बेनिफिट पहुंचे, पर जो लोग शायद कहीं इसमें ना कहीं फॉल हम ये भी माने कि जिस तरह से हर एक व्यवस्था को ऑनलाइन आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल माध्यम से हर एक व्यक्ति के मोबाइल फोन तक वो पूरी जानकारी हो, कोई बीच में बिचौलिया ना हो, तो वो भी माने कि वो एक आंकड़ा या एक सर्वे के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा कितने बेनिफिशियरीज हैं और कैसे ये लोग जो है बिल्कुल फायदा उठा बिल्कुल सकते हैं आगे की स्कीम्स के हाँ, लिए। देखिए लोगों को हमारे ऑफिस में नहीं आना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं जम्मू तहसील की बात करूं, यहाँ पे सुरीन सर से लेके डंसाल से लेके फ्लाई मंडाल, मर्ड, ये दूर दराज के एरिया भी फॉल करते हैं। तो ये व्यवस्था जो बदलाव किया गया है शायद लोगों की भलाई के लिए किया गया। यही अपने कंसर्न जो का CSCs वहाँ पर हैं, उनके नियरेस्ट साइबर कैफ़े हैं या खिदमत सेंटर हैं, वहाँ से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमने भी फाफलंग एरियाज़ में कैंप लगाए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दे दूं कि एक दिन पहले ही हमने फ्लाई मंडाल ब्लॉक में कैंप लगाया है, नगरोटा में लगाया, और दूर दराज तक हम पहुंच रहे हैं। वहाँ पे CSCs को इन्वॉल्व कर रहे हैं, PRI मेंबर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से टेकअप कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत लगती है कि राशन कार्ड कन्वर्जन का इशू है, कोई हमें ओल्ड एज पर्सन मिलता है जो BPL राशन कार्ड के अभी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये भी बड़ा सवाल रहा है कि अभी नहीं बन रहे हैं, कुछ ऐसा भी देखिए आई थिंक जो टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज CAPD डिपार्टमेंट का इशू है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, पर मेरे ख्याल से बाइफर्केशन नहीं हो रही है, पर राशन कार्ड जो कन्वर्ट हो रहे हैं NPHS से राशन कार्ड PHS में कन्वर्ट हो रहे हैं। कोई स्पेसिफिकली कोई वेबसाइट है अभी इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए, क्योंकि हमने वेबसाइट की भी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, कहाँ पे ऑनलाइन ये हमारे जो एप्लीकेशंस हैं, ये सर्विस प्लस के नाम से पोर्टल है, jansugam.jk.gov.in, इस पोर्टल पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेश बेनिफिशरीज़ हैं जो पेंशन का बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज़ हैं जो रीसेंक्शन अपने केस करवाना चाहते हैं, दोनों ही जो एप्लीकेंट्स हैं इस जाके पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर हमारे साथ मंजीत जी थे और लगातार हर एक व्यक्ति तक जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उन तक तमाम योजनाएं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि जो डिपार्टमेंट की तमाम योजनाएं हैं तमाम लोगों तक पहुंचे, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपके सामने है, आपको असमंजस की स्थिति नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल ने आपको तमाम जानकारी दी है कि कारण क्या रहे हैं और आगे जाकर किस तरह के बदलाव होंगे और आपको किस तरह से सबमिट करना है फॉर्म, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना है, और उसके बाद ही आगे का पूरा सिस्टम जो है वो चलने वाला। आप यूँ हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए स्टूडियो जम्मू सुहान की रिपोर्ट।